अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। आप स्टूडेंट्स की सेहत ये ठीक होगी। जी, आज का हमारा जो सेशन है बहुत ही स्पेशल किस्म का सेशन है, क्योंकि इसमें हम जो है वो पास्ट पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैथमेटिक्स का जो पास्ट पेपर है 2019 का, वो इंशाल्लाह फेडरल बोर्ड का पास्ट पेपर 2019 का, वो इंशाल्लाह आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता चले कि बोर्ड में आपके किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उसको उन क्वेश्चंस को आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है और कितने क्वेश्चंस की क्या वेटेज होती है। ये सारा आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दो हिस्सों में इस पास्ट पेपर को हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि जैसे पेपर में तीन हिस्से होते हैं टोटल। एक होता है सेक्शन ए, जिसमें आपके टोटल MCQs 15 MCQs होते हैं और उसके मार्क्स भी 15 ही होते हैं। तो 15 मार्क्स के MCQs होते हैं। देन आपके पास सेक्शन बी, जो कि बेस कर रहा होता है शॉर्ट क्वेश्चंस पे, और इसकी वेटेज होती है 36 मार्क्स की। और इसमें आपने टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 14। ठीक है, 9 आउट ऑफ 14 आपने ये क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, और लास्ट आपका जो सेक्शन है वो सेक्शन सी होता है, जो कि 24 मार्क्स का होता है। और इसमें आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 5। तो ये टोटल आपके पास टोटल मार्क्स इसके 75 मार्क्स में है। वो 75 मार्क्स का आपका ये फेडरल बोर्ड का मैट्रिक क्लास का पेपर होता है। इसमें आज जो हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, वो हम सेक्शन बी डिस्कस करने जा रहे हैं। और कल के सेशन में इंशाल्लाह हम इसका सेक्शन ए और सेक्शन सी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो पहले थोड़ा सा पैटर्न आपका डिफरेंट था। सेक्शन बी के जो क्वेश्चंस आपके होते थे वो सिर्फ आते थे फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 7। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 7 के आपके आते थे। और चैप्टर 1 से लेकर 7 तक के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते थे। लेकिन अब जो थोड़ा सा पैटर्न आपका चेंज हुआ है, उसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो थ्योरम्स वाले चैप्टर से भी आते हैं। ठीक है, थ्योरम्स वाले चैप्टर से भी आते हैं, जो कि फर्स्ट टाइम अप्लाई होने जा रहे थे। इस टाइम आपके आपके मतलब ये फर्स्ट टाइम अप्लाई होने जा रहे हैं। लास्ट टाइम 9th क्लास में अप्लाई होने जा रहा था, लेकिन जो है वो आपको पता है कि फाइनल पे एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए। और इस मरतबा जो है वो आपके एग्ज़ाम्स में भी इस तरह से होगा कि 13 के 13 चैप्टर्स में से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी जगह से भी आ सकता है, लेकिन आएगा आपका सारा का सारा इस मरतबा जो आपका रिड्यूस्ड सिलेबस है उसी में से आएगा। तो अभी हम पास्ट पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जो इसमें आपका शामिल है, सॉल्व द इक्वेशन। आपके पास एक इक्वेशन है, उसको आपने सॉल्व करना है। और बाय विच मेथड, किस मेथड से आपने इसे सॉल्व करना है। ए एक्स स्केयर प्लस 4x, ए एक्स स्केयर प्लस 4x माइनस ए इज इक्वल टू 0। और इसको आपने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो आपको पता चल गया कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 1 से। तो चैप्टर नंबर 1 से आपका ये सवाल है। चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन आया, और क्वेश्चन आपको पता है कि वहाँ पर 3 मेथड्स आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्व करने के वहाँ पर मौजूद हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। वैसे अगर कोई इक्वेशन दी जाए कि सॉल्व कर लें उसको, फिर तो आपकी मर्जी होती है, कोई भी मेथड आप अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपको खुद क्वेश्चन में बाउंड कर दिया गया कि आपने इसी मेथड को फॉलो करना है, तो फिर अगर इसके अलावा आपने कोई और मेथड अप्लाई किया
तो उसके मार्क्स आपको पेपर में नहीं मिलेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर के स्टेप्स होते हैं उनको आप एक मरतबा रिकॉल कर लें। उसमें हम क्या स्टेप्स परफॉर्म करते थे? सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है कि जो कांस्टेंट है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, उसको आपने 1 बनाना है। तो उसको 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे? डिवाइड ईच टर्म बाय, ठीक है, क्या लिखेंगे? डिवाइड ईच टर्म बाय ए। हर टर्म को आप क्या कर लें? ए से डिवाइड कर लें। जब आप हर टर्म को ए से डिवाइड कर देंगे तो ये एक्सप्रेशन आपके पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसके अलावा ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए एक्स स्क्वायर बच गया, और यहाँ पर आपके पास डिवाइडेड बाई ए आ गया, साथ में एक्स, और ए अपॉन ए कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो डायरेक्ट हमने यहाँ पर लिख दिया। और 0 अपॉन ए वो भी कितना आ गया आपके पास? 1 आ गया। तो इस तरह से आपने क्या कर लिया? इस पहला स्टेप परफॉर्म कर लिया कि हर टर्म का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपने क्या कर लिया? 1 बना लिया। अच्छा, सेकंड स्टेप आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर में पढ़ा था, आप एक मरतबा उसको रिकॉल कीजिए। तो उसमें क्या था? हम कांस्टेंट को शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे। तो कांस्टेंट को जब आप राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -1 राइट पे शिफ्ट हो जाएगा, इट बिकम्स +1। तो ये आपके पास क्या आ गया? +1 के इक्वल आ गया। अब थर्ड स्टेप में आपने स्क्वायर कंप्लीट करना होता है। तो थर्ड स्टेप में आप जब स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर +2ab। ए अब आपको नहीं पता क्या चूज करने आपने, और ए आपको पता है एक्स है, बी आपको नहीं पता क्या चूज करने। बी हम सिलेक्ट करेंगे, और बी का स्क्वायर आपने लेफ्ट साइड पे ऐड भी कर देने, और बी का स्क्वायर आपने राइट साइड पे भी ऐड कर देने, ठीक है। अब बी को सिलेक्ट करने का मेथड बहुत आसान है कि यहाँ पर आपको ये ऐसी टर्म पुट करें कि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये टर्म आ जाए, ठीक है, ये टर्म आ जाए। तो यहाँ पर देखें, अब आपके पास बी आपने ऐसा नंबर पुट करना है कि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये नंबर बनना चाहिए। तो नज़र आ रहा है कि न्यूमिनेटर में आपने 4 बनाना है, न्यूमिनेटर में। तो 4 बनाने के लिए 2 ऑलरेडी मौजूद है, तो एक तो आप 2 रख लेंगे, और इसके अलावा डिनोमिनेटर में ए भी मौजूद है। तो आप क्या कर लेंगे फिर? डिनोमिनेटर में ए बनाने के लिए 2 अपॉन ए, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिलेक्ट हो जाएगी। तो बी की वैल्यू आपने सेलेक्ट कर ली 2 अपॉन ए। तो जहाँ जहाँ पर आपने पुट करनी है उसको यहाँ पर पुट कर लेंगे। और इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है कि यहाँ पर ये जो भी एक्स का कोफिशिएंट हो, इसको अगर आप डिवाइडेड बाई 2 कर लें, ठीक है, तो 4 अपॉन ए है ना, तो 4 अपॉन ए को अगर आप डिवाइडेड बाई 2 कर लें तो क्या बनेगा? 4 अपॉन ए इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1/2 कटिंग होगी तो कितना आ जाएगा आपके पास? 1/2a, सॉरी 2 अपॉन ए आ जाएगा। तो बी की वैल्यू ये बन जाती है। इन शॉर्ट आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं कि बी की वैल्यू क्या होगी। तो अब देखिए लेफ्ट साइड पे आपके पास फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। ये आ चुका है आपके पास x+2 अपॉन ए का होल स्क्वायर, और राइट साइड पे आपके पास ये आ गया 1+4 अपॉन ए स्क्वायर। अब आप इसका एलसीएम ले लें, ठीक है। अब जब आप इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो ये क्या बनेगा? x+2 अपॉन ए का होल स्क्वायर, और राइट साइड पे आप एलसीएम ले लेंगे, ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास a² + 4। अब यहाँ पर आपने करना क्या है? अब आपने यहाँ पर करना ये है, अप्लाई कर दें दोनों तरफ स्क्वायर रूट टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने दोनों तरफ क्या कर लिया? अंडर रूट अप्लाई कर लिया। तो जब आप अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x+2a। आपको पता है कि अंडर रूट के 2 आंसर होते हैं, एक प्लस में होता है एक माइनस में। तो +-a² + 4, उसके ऊपर तो अंडर रूट एज इट इज रहेगा, और नीचे a² का अंडर रूट क्या आ जाएगा? a। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स या वो ये करते हैं कि ए का स्क्वायर भी अंडर रूट से काट देते हैं और 4 का अंडर रूट 2 लिख देते हैं। तो आपको स्टूडेंट्स ये पता होना चाहिए कि दरमियान में जब प्लस आ रहा हो तो अलग अलग अंडर रूट अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स इसको इस तरह से लिख देते हैं a+2। ये स्टेप बच्चों गलत है, ठीक है। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी यहाँ पर। अब देखें, आपके पास x की वैल्यू को जब आपने सेपरेट करना है तो +2 अपॉन ए राइट पे आएगा, तो -2 अपॉन ए आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट a² + 4 अपॉन ए एलसीएम आ जाएगा। तो ये बनेगा आपके पास -2 प्लस माइनस अंडर रूट a² + 4। तो ये आपके पास x के 2 आंसर आ गए। इसका आप क्या लिख लेंगे? सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट आ गया -2 प्लस माइनस अंडर रूट a² + 4 अपॉन ए। ये आपके पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड।
अक्सर औकात पास्ट पेपर में, अगर आप बाकी भी पास्ट पेपर्स देखें तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का सवाल अक्सर औकात आया होता है। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, तो इसी से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.1 में, तो उनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। कोई पार्ट भी आपका पेपर में आ सकता है, स्टेप्स सेम है, ठीक है, कोई भी पार्ट आ जाए, स्टेप्स आपने सेम यही फॉलो करने हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, उसके बाद आपने कांस्टेंट टर्म को राइट पे शिफ्ट करना है, फिर थर्ड स्टेप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है, और लास्ट में फिर आपने एक्स की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। अच्छा जी, ये तो हमने किया क्वेश्चन नंबर 2। सेक्शन बी, आपको पता है कि आज की क्लास में हम सेक्शन बी इसका डिस्कस कर रहे हैं। तो सेक्शन बी स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका एमसीक्यूज होता है ना, तो उसका ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड पार्ट है आपके पास, आपको कहा गया है फाइंड के, आपने के फाइंड करने हैं, ठीक है। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेन, क्या बताया हुआ है आपके पास, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेन, कि अगर आपके पास जो इक्वेन के रूट्स हैं, और इक्वेन क्या है, 2k-1 इंटू एक्स स्क्र प्लस 3kx+3 प्लस 3kx+3 इक्वल टू 0 और इक्वल, रूट्स इक्वल हैं, ठीक है। तो आपको पता है सवाल फिर ये कहाँ से आ गया जी, रूट्स अगर इक्वल हों, साथ में कंडीशन एक दी हुई है कि आपके पास k इज नॉट इक्वल टू 1/2, ठीक है, k जो है वो 1/2 के इक्वल नहीं है, और वो आपको पता है कंडीशन इस वजह से दी जाती है कि यहाँ पर अगर आपके पास k की वैल्यू 1/2 पुट कर लें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 आ जाएगा, तो जब वो 0 आ जाएगा तो फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो इस वजह से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में ये जो एक्स्ट्रा कंडीशंस गिवन होती हैं, बाज़ का स्टूडेंट समझते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, हालांकि ये बहुत ही जो है वो एप्लीकेबल होती हैं, लेकिन उसका क्वेश्चन में आप कह सकते हैं कि अमल दखल उसके सोल्यूशन में नहीं होता, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, सही है। और चैप्टर नंबर 2 में जब भी नेचर ऑफ रूट्स की बात हो जाए कि रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं, रियल हैं, अनइक्वल हैं, रैशनल हैं, ठीक है, तो फौरन से आपका माइंड क्लिक करना चाहिए कि ये इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो फौरन से आपका माइंड क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पर इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट का कोई कंसेप्ट अप्लाई होगा, क्योंकि वहाँ पर ये कंसेप्ट डिस्कस होते हैं कि रूट्स इक्वल होते हैं, अनइक्वल होते हैं, रैशनल होते हैं, इरेशनल होते हैं, रियल होते हैं, तो आपका फौरन माइंड वहाँ पर जाएगा। तो अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, ए, एक्स का कोफिशिएंट फिर आप क्या लिखते हैं, बी, और कॉन्स्टेंट टर्म को आप क्या लिखते हैं, सी। तो आपको पता है कि रूट्स इक्वल होने का मतलब है कि आपके पास डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, 0। तो पहले आप इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स b² - 4ac। तो b की वैल्यू आपके पास आ गई 3k, उसका स्क्वायर -4ac, a आ गया आपके पास 2k-1 इंटू सी कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये आपके पास बन गया 9k² -4 इंटू 3 12 इंटू 2k-1। तो ये बन गया आपके पास 9k² -24k प्लस 12, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अच्छा, यहाँ ये अब आपके पास k की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन चुकी है। तो डिस्क्रिमिनेंट का आपके पास आंसर, डिस्क्रिमिनेंट को सिर्फ डिस्क भी लिखा जाता है, और डी के साथ भी जस्ट आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब आपके पास लिखा हुआ है कि एज रूट्स आर इक्वल, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एज रूट्स आर इक्वल, और आपको पता है कि रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या होता है, 0 के इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, 0। तो दिस मीन 9k² -24k प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। और अब आप यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके आप फैक्टर्स बना लें, और इसको मज़ीद थोड़ा ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसमें से पहले क्या कर लें, 3 कॉमन ले लें। ये आ जाएगा 3k² -8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3 को उधर नीचे डिवाइड करवा देंगे, 3k² -8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर आपके पास अब इसके फैक्टर्स आप बनाएंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे, ऐसे दो नंबर्स चूज करने हैं, मल्टीप्लाई करने से 12 आई और ऐड करने से -8 आई। फैक्टर्स बहुत आसान है, -6k -2k प्लस 4, फर्स्ट टू टर्म्स में से 3k कॉमन आएगा तो k -2, और -2 कॉमन आएगा तो k -2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपके पास k -2 इंटू 3k
-2 equal to 0. The product of two terms is 0. So this mean either first term is 0 और सेकेंड टर्म इज 0. तो आपके पास यहाँ पे k का आंसर आ गया 2 और यहाँ से k का आंसर आ गया आपके पास 2/3. इसका मतलब है आपके पास k की इन वैल्यूज के लिए, ठीक है, k की इन वैल्यूज के लिए आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल. तो हमने क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, फाइंड वैल्यू ऑफ k. तो आपने k की वैल्यूज यहाँ पर क्या कर ली, फाइंड कर ली. तो ये आपके पास फेडरल बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट था जो अभी हमने यहाँ पर सॉल्व किया, जो कि आपके किस चैप्टर में से आया हुआ था, चैप्टर नंबर 2 में से आया हुआ था. जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कम टू पार्ट नंबर 3. तो ये सारा का सारा आप तब भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि जब आपकी रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस की हो क्वेश्चंस की, तो देन आप पास्ट पेपर्स की तरफ आएंगे. तो ये आपको बहुत ज़्यादा फिर इफ़ेक्टिव होगा आपके लिए और आपके फाइनल एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा. अब थर्ड पार्ट है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन. इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्या आपके पास ये रूट्स हैं इक्वेशन के. इक्वेशन के 2x² -3x -5 इज इक्वल टू 0. ठीक है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कहा गया है कि आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है. तो फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है whose रूट्स आर, जिसके रूट्स आपके पास क्या हैं, whose रूट्स आर, जी रूट्स आपके पास गिवन है 2α + 1. ये आपके पास रूट्स गिवन है. ठीक है, तो इक्वेशन आपने फॉर्म करनी है. तो ये भी आपको पता है चैप्टर नंबर 2 का ही क्वेश्चन है कि अगर आपको रूट्स गिवन हो और उससे इक्वेशन फॉर्म करनी हो तो x² - sx + p = 0, वो फार्मूला आप यूज़ करते हैं. और जो इक्वेशन आपके पास गिवन है उसके रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा बीटा. ठीक है, तो आपको पता है कि अल्फ़ा बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या होता है, -b/a. एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, b. तो कितना आ जाएगा, -3/a, क्या आ गया 2. तो आपके पास सम ऑफ रूट्स आ गया 3/2. ठीक है, इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उसका वो आपके पास आ जाएगा c/a. उसका फार्मूला होता है c/a. c कितना है, -5, और a कितना है 2. तो ये आ गया -5/2. तो आपको पता है कि x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c. तो इस तरह से आपने अल्फा प्लस बीटा भी फाइंड कर लिया, अल्फा बीटा भी फाइंड कर लिया. अब जो रूट्स आपके पास गिवन है, ये दो रूट्स गिवन है, 2α + 1 और 2β + 1, इससे आपने इक्वेशन फॉर्म करनी है. तो जब भी आपने इक्वेशन फॉर्म करनी हो तो उससे आप उन रूट्स का s भी फाइंड कर लें और उन रूट्स का p भी फाइंड कर लें. ठीक है, तो s का मतलब है सम ऑफ रूट्स और p का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तो दोनों का आपने सम फाइंड कर लिया. तो ये हो जाएगा 2α + 2β + 2, और 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा अल्फ़ा + बीटा + 1. और अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 3/2 और +1. यहाँ पे आपने अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली, वो पुट कर देंगे आप यहाँ पे. तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 3 + 2, 2 और 2 कट हो जाएगा. तो सम आपके पास कितना आ गया, 5. तो ये दोनों आपने 2 क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए. तो सम कितना आ गया आप स्टूडेंट्स के पास, 5 के इक्वल आ गया. अब आप इसी तरह से क्या कर लेंगे, पी फाइंड कर लें. ठीक है, तो पी क्या बनेगा आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तो 2α + 1 × 2β + 1. तो ये आप मल्टीप्लाई कर लें, 2α × 2β कितना हो जाएगा, 4α बीटा इंटू 2α × 1 2α, और 2β × 1 2β, और 1 × 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा. सही है, तो ये आपके पास बन गया 4α बीटा, और 2 कॉमन लेंगे ब्रैकेट में अल्फा + बीटा, और लास्ट पे आपके पास क्या आ गया, +1 आ गया. अब आप अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आपके पास आ चुका हुआ है वो पुट कर दें, -5/2. और इसके अलावा अल्फा + बीटा वो कितना आ चुका हुआ है, 3/2, वो पुट कर लें. और लास्ट पे +1, तो कटिंग करेंगे तो ये आएगा -10, ये आएगा +3, और ये कितना आएगा 1. तो p कितना आ गया आपके पास, -6 आ गया. ठीक है, तो s आपके पास 5 आ गया और p आपके पास क्या आ गया, -6 आ गया. और इक्वेशन फॉर्म करने के लिए जनरल जो फॉर्म थी वो आपको पता होनी चाहिए. तो आपके पास जनरल फॉर्म ये होती है x² - sx + p = 0. ठीक है, तो इससे आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ सकती है. एस और पी की वैल्यू पुट कर लेंगे तो आप लास्ट में फिर क्या लिखेंगे, सो
रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस कितना आया 5, तो 5x प्लस पी कितना आया -6 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास वो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स क्या थे, जिसके रूट्स आपके पास थे 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। तो जिस इक्वेशन के रूट्स 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 हो, तो ये आपके पास वो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ चुकी है। इस तरह से आप वो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो स्टूडेंट्स था पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट भी सवाल आपका चैप्टर नंबर 2 से ही रिलेटेड है, तो इससे आपको ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि चैप्टर नंबर 2 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यूज़ सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है, लिखा हुआ है यूज़ सिंथेटिक डिवीजन। आपने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए क्या करना है, टू फाइंड एल एंड एम, टू फाइंड एल एंड एम, आपने एल और एम क्या करना है, फाइंड करना है। इफ, ठीक है, कंडीशंस क्या हैं, इफ x माइनस 1 एंड x प्लस 1, x माइनस 1 एंड x प्लस 1 आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल, आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल, कि ये आपके पास फैक्टर्स हों किसके, पोलिनोमियल के, और वो पोलिनोमियल आपके पास क्या है, एक्स क्यूब, जी वो है आपके पास एक्स क्यूब प्लस 3k एक्स स्क्र प्लस एम एक्स माइनस 1 प्लस एम एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये पोलिनोमियल है, सॉरी, ये आपके पास पोलिनोमियल के बने, ठीक है, और आपके पास दो फैक्टर्स के बने, एक एक्स माइनस 1 और दूसरा एक्स प्लस 1। और आपने क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, एल की और एम की वैल्यू फाइंड करनी है, एल और एम की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो आपको पता होना चाहिए सिंथेटिक डिवीजन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। बहुत ही आसान मेथड है सिंथेटिक डिवीजन को सॉल्व करने के लिए। आपने जस्ट कोफिशिएंट्स लिखने होंगे, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या आ गया 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया 3k, एक्स का कोफिशिएंट आ गया m, और कांस्टेंट टर्म आ गई -1। तो उस पोलिनोमियल का एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आपने 1 लिख दिया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3k, एक्स का कोफिशिएंट m और कांस्टेंट टर्म -1, ये आपने लिख दिए। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर बाहर वो नंबर पुट करना है जो उसका फैक्टर है। तो फैक्टर क्या है, x माइनस 1। तो x माइनस 1 जब उसका फैक्टर है तो इसका मतलब है यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, +1 आएगी, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, वो आप यहाँ पर पुट करेंगे x की वैल्यू। और फिर देन आपने करना क्या होता है, फर्स्ट नंबर सिंथेटिक डिवीजन में हम एज इट इज नीचे कॉपी कर लेते हैं 1, फिर इस 1 को बाहर वाले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 1 1, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 3k प्लस 1, और 3k प्लस 1 को बाहर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3k प्लस 1, और ये बन जाएगा आपके पास 3k प्लस m प्लस 1, इसको बाहर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k प्लस m प्लस 1, और फाइनल यहाँ पर जो टर्म बचती है जिसको रिमाइंडर कहा जाता है, वो आपके पास स्टूडेंट्स बच गया 3k प्लस m बच गया, क्योंकि +1 और -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास पहले फैक्टर से ये आपके पास रिमाइंडर इसका बच चुका है। अब देखें आपके पास जो सेकंड फैक्टर है उसको भी हम यूज़ कर लें अगर, ठीक है। सेकंड फैक्टर के लिए आप दोबारा से इसी प्रोसेस को अगर रिपीट करें, 1 3k वही कोफिशिएंट्स m और -1, और अब फैक्टर इसका क्या है, सेकंड फैक्टर है x प्लस 1। एक्स प्लस 1 अगर इसका फैक्टर है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आपको पता है कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, ठीक है। तो वो आप पुट करेंगे -1, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर एज इट इज नीचे कॉपी करते हैं, 1 1 इंटू -1, और इसी तरीके से 3k -1, और फिर यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 3k -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3k प्लस 1, और ये आ जाएगा -3k प्लस m प्लस 1, ये बन गया +3k, ठीक है। क्या आ गया आपके पास यहाँ पर +3k, और m को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -m -1, और रिमाइंडर आपके पास यहाँ पे बच गया 3k -m -2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको गिवन है कि ये दोनों उसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे एज, ठीक है, क्या लिखेंगे, एज, जी एज
x minus 1 and x plus 1 आर फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल, ये दोनों उसके फैक्टर्स हैं, पोलिनोमियल के जब ये फैक्टर्स हैं तो दिस मीन इनका जो ये रिमाइंडर है ये किसके इक्वल आना चाहिए। फैक्टर तभी होता है ना जब रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है। तो कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन किसी पोलिनोमियल का फैक्टर तभी होता है जब आपके पास उसका रिमाइंडर क्या है, 0 आए। तो यहाँ पर अब ये रिमाइंडर तभी पॉसिबल है कि अगर आपके पास 3k प्लस m ये भी 0 के इक्वल हो, और इसके अलावा 3k माइनस m -2 को अगर हम -2 ये भी किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक नज़र आ रही होगी, ठीक है। वो आपके पास ये है कि k नहीं है, फाइंड आपसे क्या करवाना है उन्होंने, l फाइंड करवाना है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर k है वो बेसिकली आपके पास यहाँ पर उसकी जगह पे आप क्या कर दें, l पुट कर दें, ठीक है। जहाँ जहाँ पर भी आपके पास k आ रहा है वो बाय मिस्टेक मैंने क्या लिख दिया, के की जगह पे एल की जगह पे क्या लिख दिया, के लिख दिया, सही है, क्योंकि फाइंड आपने एल और एम फाइंड करना है ना। तो जहाँ जहाँ पे आपके पास के है बेसिकली वो आपके पास एम होगा, ठीक है। तो ये इसको आप करेक्शन में कर लीजिएगा। अब देखें इनको आपने सॉल्व करने, 3l माइनस एम -2 इक्वल टू 0। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके आपने क्या करना है, एल और एम की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इन दो इक्वेशंस को आपने सॉल्व करके एल और एम की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। जब आपने एल और एम की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो आसान है, ठीक है। वो आपके लिए बहुत आसान है, एल और एम की वैल्यू फाइंड करना। दो इक्वेशंस को जिस तरह से आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो सेम वही स्टेप्स आप यहाँ पर प्रोसीड करेंगे, सेम वही स्टेप्स आप यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। इनको आपस में क्या कर लें, आप ऐड कर लें, ठीक है। तो ऐड करने से क्या होगा कि आपके पास प्लस एम और माइनस एम कैंसिल हो जाएगा, तो 3l प्लस 3l कितना आ जाएगा, 6l, और साथ में 6l -2 इज इक्वल टू 0, -2 को राइट पे शिफ्ट करेंगे तो +2 आ जाएगा। तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/6। तो 2/6 का मतलब है 1/3। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1/3 आ गई। अब इस एल की वैल्यू को आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर लें, आपकी मर्जी है, चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट कर लें, चाहे आप इक्वेशन 2 में पुट कर लें, इन दोनों में से जिस मर्जी में भी आप पुट कर लें। तो पुट इन इक्वेशन 1 अगर हम करें, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या आ जाएगी आपके पास, 3l प्लस एम, 3l एल की जगह 1/3 प्लस एम इज इक्वल टू 0, ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 प्लस एम इज इक्वल टू 0, और इट इम्प्लाइज m इज इक्वल टू -1। तो इससे आपके पास m की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। तो l का आंसर भी आ गया और m का आंसर भी आपके पास आ गया। यही आपसे रिक्वायरमेंट थी कि आपने क्या करना है, l की वैल्यू और m की वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पर फाइंड कर लेनी है, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड कर ली। आज का हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, फिफ्थ पार्ट, ठीक है, वो भी देख लीजिए। फिफ्थ पार्ट में आपके पास ये है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 182। फाइंड द नंबर्स। जी, ये भी आप देख रहे होंगे कि ये भी सवाल आपका कौन से चैप्टर से, फाइंड द नंबर्स, ये भी सवाल आपका चैप्टर नंबर 2 से ही है, ठीक है। पास्ट पेपर्स अगर आप उठाकर देखें तो उसमें तकरीबन 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके फर्स्ट 2 चैप्टर्स में से बन जाते हैं। समटाइम्स जो है वो आपके 5 से 6 सवाल फर्स्ट 2 चैप्टर में से आपके बन जाते हैं। समटाइम्स जो है वो 2 सवाल आ जाते हैं चैप्टर 1 में से, और 3 या 4 सवाल आपके आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 में से, ठीक है। और ये अगर 2019 का आप पेपर देखें तो एक सवाल आपका आ गया चैप्टर नंबर 1 में से, और ये चौथा सवाल कंसेक्यूटिव चल रहा है, ये आपका चैप्टर नंबर 2 में से, और इससे नेक्स्ट भी जो मेरे सामने सवाल है वो भी आपका इसी चैप्टर में से है, तो उसको भी हम कर लेते हैं, ठीक है। तो दो सवाल मजीद आज हम अभी कर लेंगे, सही है, ताकि चैप्टर नंबर 2 तक की आपके पास्ट पेपर्स में से हो जाए। ये बिल्कुल एक्सरसाइज आपका 2.8 में से क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम है, अक्सर स्टूडेंट्स उससे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, लेकिन अगर स्टेटमेंट पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो इतनी मुश्किल स्टेटमेंट नहीं होती। सिंपल आपने उस
वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, और अगर इक्वेशन में आप आसानी से कन्वर्ट कर लें तो आगे आपके लिए सिंप्लीफाई करना कोई मुश्किल नहीं है। तो अब देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है, लगातार। अगर एक नंबर 10 है तो अगला नंबर 11 है, एक नंबर अगर 14 है तो अगला नंबर 15 है, ठीक है। तो लगातार नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी अब आपने फिर दो लगातार नंबर जब आप देखेंगे तो क्या लिखेंगे, लेट द टू पॉजिटिव consecutive numbers are x, एक को अगर हम x कह दें और दूसरा उससे अगला नंबर, x में 1 ऐड कर दें तो उससे अगला नंबर आ जाएगा ना, ठीक है। x कोई भी नंबर हो सकता है, वो भी हम फाइंड करेंगे कि x है क्या, तो उससे अगला नंबर x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। उससे अगला नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें आपके पास बाय गिवन कंडीशन आपके पास क्या बन रहा है, गिवन कंडीशन ये बन रही है कि इन दोनों जो नंबर्स आपने अब लेट कर लिए, ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर्स लेट कर लिए, एक एक्स और दूसरा एक्स प्लस 1, इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब आपको पता है ना, मल्टीप्लाई, ठीक है। इन दोनों नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 182 आता है। तो आंसर क्या आता है, 182। तो आप लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 182। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 182 के बराबर है। अब यहाँ पर देखें, इनको आप मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और 182 को अगर हम लेफ्ट पे शिफ्ट करें तो माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसके आप क्या कर लें, फैक्टर्स बना लें, ठीक है। इसके आप फैक्टर्स बना लें कि ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं कि जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास कितना आए, 182, और उन दोनों नंबर्स को आप आपस में ऐड करें तो आंसर आपके पास क्या आ जाए, +1 आ जाए। तो दो नंबर्स आपको मिलेंगे, कैलकुलेटर से आप इसको चेक कर सकते हैं, +14 एंड -13, ठीक है, +14 एंड -13। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -182 आएगा, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर +1 आएगा। तो फर्स्ट टू में से आप कॉमन लेंगे तो x और x प्लस 14, और -13 आप कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस 14। तो अब यहाँ पर देखिए x के दो आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन हमें तो दो आंसर नहीं चाहिए थे, हमें तो x का एक ही आंसर चाहिए। तो क्योंकि x है और उसी में एक ऐड कर देंगे तो अगला नंबर आ जाएगा ना, तो x की दो वैल्यूज तो हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है, और अगर आ भी जाए दो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखें, आपको स्टेटमेंट में आपको एक चीज़ बताई गई है जिसकी वजह से आप दोनों को एट अ टाइम कंसिडर नहीं कर सकते, और वो आपको ये बताया गया है, वो आपको ये बताया गया है कि आपके पास नंबर क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो -14 तो पॉजिटिव नहीं है ना, ठीक है, तो इसके लिए आप लिखेंगे नॉट पॉसिबल, ठीक है, कि आपके पास ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो सो नंबर आपके पास क्या आ गया, x इक्वल टू 13 आ गया। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 13, और दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, x प्लस 1। तो आप क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर्स आर रिक्वायर्ड नंबर्स आर क्या आ जाएगा, 13 एंड 13 + 1, ठीक है। x इक्वल टू 13 आ गया ना, और 13 में 1 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 14। सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 एंड 14। तो ये वो दो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट आप फिर चेक भी कर सकते हैं कि 182 बन रहा होगा, ठीक है। तो ये हमने इसका कर लिया पार्ट नंबर 5, और आज का अभी हम लास्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, बल्कि नहीं, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के आपके यहाँ तक किए हुए हैं। नेक्स्ट आपका जो है वो चैप्टर नंबर 3 में से सवाल है। तो कल इंशाल्लाह हम बाकी जो इसके पार्ट्स हैं, ठीक है, ये पार्ट्स स्टार्टिंग वाले थोड़े से लेंथी थे। पेपर आपका हमेशा बैलेंस्ड बनता है, कुछ पार्ट्स लेंथी होते हैं और कुछ पार्ट्स जो है वो शॉर्ट होते हैं, ठीक है। तो हमेशा पेपर आपका बैलेंस्ड होता है। तो देखें, ये अभी हमने तकरीबन कोई 30-32 मिनट के अंदर, 35 मिनट के अंदर जो है वो इसके कितने पार्ट्स सॉल्व कर लिए हैं। इसके हमने पार्ट्स तकरीबन जो है वो 5 पार्ट्स आपने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो पेपर आपका बैलेंस्ड होता है। अब आगे आपके मजीद कितने पार्ट्स आपने करने होते हैं पेपर में, 9 पार्ट्स, ठीक है। तो उसमें भी आपके तकरीबन कोई 20 मिनट लग जाएंगे। तो ये आपका तकरीबन 50-55 मिनट में, घंटे के अंदर आपका ये सेक्शन भी आराम से फाइनल एग्जाम्स में सॉल्व हो सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपकी मैथमेटिक्स की रिटन प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। जितनी रिटन प्रैक्टिस अच्छी होगी उतना ज़्यादा आपके लिए ये पेपर में हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो, और सेक्शन ए और सेक्शन सी, उसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और कल भी फिर आप टाइमली ज्वाइन कीजिएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में आप बच्चों से मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।